जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज ये हमारी पहला वीलॉग है। हम इस सीरीज़ के अंदर जो आपका पार्ट 2 जो है, इकोनॉमिक्स का पेपर होता है जो आपका 100 नंबर का, और जिसमें आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 50 नंबर के होते हैं और 20 नंबर के इसमें एमसीक्यूज़ होता है। तो हम इंशाल्लाह जो इन तमाम सवाल जो इम्तिहानात के अंदर आते हैं और हर साल आते हैं, उन शॉर्ट को जो आंसर क्वेश्चंस हैं उनको इंशाल्लाह हम जो सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम इसके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो हर साल जो है इन्हीं जो है शॉर्ट क्वेश्चंस में से जो है सवालात आते हैं। आपके जो पेपर होता है माशियात का, तो इंशाल्लाह हम इसको 100% है कि आपका जो 70 मार्क्स का जो पेपर है वो यही सवाल होंगे, सारे सवाल यही होंगे। तो अगर आप इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। जी, पहला सवाल जो है वो है कौमी आमदनी से क्या मुराद है। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन कि अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो एक मुल्क के लोग एक साल के दौरान पैदा करते हैं कौमी आमदनी कहलाती है। लेकिन कौमी आमदनी की जो ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन है वो अमेरिका के शोबा तिजारत ने की है, जो कि दर्ज झैल अल्फाज में है। जी, अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो एक मुल्क के लोग एक साल के दौरान पैदा करते हैं, बशर्ते कि इसमें से फरसूदगी के अखराजात और बिलवास्ता टैक्स निकाल दिए जाएँ, तो वो बाकी जो बच जाती है वो कौमी आमदनी कहलाती है। यानी जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है ये सेम उसी तरह है, सिर्फ इसमें जो आगे इजाफा किया गया है, इसमें से दो चीज़ों को माइनस करना है। नंबर एक फरसूदगी के अखराजात और नंबर दो बिलवास्ता टैक्स। तो फिर ये कौमी आमदनी कहलाती है। जी, ये पहला सवाल था। जी, दूसरा सवाल है ख़ाम मुल्की पैदावार या ख़ाम दाखिली पैदावार, जिसको हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, इससे क्या मुराद है। जी, अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो एक मुल्क के लोग एक साल के दौरान अपने वसाइल से पैदा करते हैं। ख़ाम मुल्की या ख़ाम दाखिली पैदावार, उसको ख़ाम मुल्की पैदावार या ख़ाम दाखिली पैदावार कहते हैं। यानी इसमें बैरूनी ममालिक से भेजी हुई रकूमात शामिल नहीं होती, यानी सिर्फ वो पैदावार शामिल होती है जो उस मुल्क के लोग जो हैं सिर्फ अपने वसाइल से पैदा करते हैं। उसको ख़ाम मुल्की पैदावार या ख़ाम दाखिली पैदावार जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है शख्सी आमदनी से क्या मुराद है। जी, वो आमदनी जो एक मुल्क के अफराद अलहदा-अलहदा साल भर में कमाते हैं उनकी शख्सी आमदनी कहलाती है। मसलन एक किसान की साल भर की आमदनी, डॉक्टर की साल भर की आमदनी। जबकि रियाज़ियाती शक्ल में इसे हम दर्ज झैल तरीके से लिख सकते हैं। शख्सी आमदनी बराबर है कौमी आमदनी जमा इंतकाली अदायगियाँ जमा बराह रास्त टैक्स माइनस समाजी बहबूद की कटौतियाँ मनफी मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात। यानी शख्सी आमदनी को हम फार्मूले की शक्ल में लिखना चाहें तो हम कौमी आमदनी में जमा कर देते हैं इंतकाली अदायगियाँ। इंतकाली अदायगियाँ वो रकूमात होती हैं जो बग़ैर किसी मेहनत के हासिल होती हैं, मसलन ज़कात, सदका और खैरात वगैरह। और इसमें जमा कर लेते हैं हम बराह रास्त टैक्स को। जबकि मनफी करते हैं इसमें से हम समाजी बहबूद की कटौतियाँ, यानी जो सोशल ये जैसे बिनौलेट फ़ंड वगैरह होता है, सरकारी मुलाजमीन होते हैं, उनकी तनख्वाहों में से माहाना कटौती होती है और वो जब उनकी रिटायरमेंट होती है तो उसके इख्तिताम पर उनको वो दे दिया जाता है। इसी तरह मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात। जो मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े कारोबार बिजनेसेस होते हैं, वो आम तौर पे मुश्तरका सरमाए की कंपनियों की शक्ल में ही किए जाते हैं। तो उनके गैर तकसीम शुदा जो मुनाफाजात हैं वो भी जो हैं निकाल देने हैं इसमें से कौमी आमदनी में से। तो जो बाकी बच जाएगी वो पर्सनल इनकम या शख्सी आमदनी कहलाती है। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है फरसूदगी के अखराजात से क्या मुराद है। जब मशीनों को ज़ेर इस्तेमाल लाया जाता है तो उसमें इससे इनमें तोड़ फोड़ होती है। इनकी मरम्मत पर उठने वाले अखराजात को फरसूदगी के अखराजात कहा जाता है।
जो मशीनरी वगैरह होती है, जब उनको इस्तेमाल किया जाता है तो उनके अंदर जो तोड़ फोड़ होती है, उसकी वजह से मशीनों की मरम्मत करवानी पड़ती है। इनकी मरम्मत पर, इनकी रिपेयर पर जो उठने वाले अखराजात होते हैं, उनको फरसूदगी के अखराजात कहा जाता है। जी, क्वेश्चन नंबर 5, बराह रास्त तबादला के निज़ाम से क्या मुराद है? जी, अशिया के बदले अशिया का तबादला करने को बराह रास्त तबादले का निज़ाम या बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये तरीका जो है, ज़र की दरियाफ़त से कबल जब ज़र दरियाफ़त नहीं हुआ था, तो ज़्यादातर जो कारोबार होता था, वो बराह रास्त तबादले के ज़रिए होता था। लोग जो है एक दूसरे के साथ अशिया के बदले अशिया का तबादला किया करते थे। इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। जिसके बाद सवाल नंबर 6 है, ज़र की तारीफ़ करें। जी, इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगी। तो इसकी जो आसान सी डेफिनेशन है वो ये है कि हर वो शय जिसे आलाए मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो और ये ज़ख़ीरा कदर और पैमाइश कदर का काम करे, ज़र कहलाती है। यानी कोई भी शय जिसे आलाए मुबादला, यानी वो चीज़ों के तबादले का काम करे और उसे कबूलियत आमा हासिल हो, यानी उसे लोग जो हैं आसानी से कबूल कर लें, उसमें किसी हीलो हुज्जत से काम ना लें, और इसके साथ साथ वो ज़ख़ीरा कदर और पैमाइश कदर का भी काम करे, वो ज़र कहलाती है। जी, सवाल नंबर 7 है, ज़र की कदर से क्या मुराद है? जी, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़र की क़ुव्वत ख़रीद को ज़र की कदर कहते हैं। जी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। मसलन अगर 100 रुपए के 1 किलो आम ख़रीदे जा सकते हैं, तो 100 रुपए की कदर 1 किलो आम के बराबर होगी। जी, सवाल नंबर 8, ज़र की रसद से क्या मुराद है? मुल्क में मौजूद सिक्कों, कागजी नोट और एतबारी ज़र को ज़र की रसद कहा जाता है। रियाजियाती तौर पर M1 जो डेफिनेशन है, सबसे पुरानी डेफिनेशन है ये ज़र की रसद की। इसमें CU जमा DD, CU से मुराद है करेंसी अंडर सर्कुलेशन, वो ज़र जो गर्दिश में होता है उसको हम CU से ज़ाहिर करते हैं। जमा DD यानी डिमांड डिपॉजिट्स, इनको हम कहते हैं तलबी मानते हैं। ये ऐसे खाते होते हैं बैंकों के अंदर जो जिनके अंदर जब जो खातेदार है, जो अकाउंट होल्डर है, जब जी चाहे उनमें पैसे जमा करवा सकता है और जब जी चाहे उनसे निकलवा सकता है। ये ऐसे खाते होते हैं, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिन पर बैंक ना किसी किस्म की कोई कटौती करते हैं और ना ही कोई किसी किस्म का कोई मुनाफा अदा करते हैं। तो उनको डिमांड डिपॉजिट्स या तलबी इमानतें कहा जाता है। जो M2 डेफिनेशन है ज़र की रसद की, वो बराबर है CU जमा डिमांड डिपॉजिट्स जमा टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स से मुराद तलबी इमानतें। ये वो अकाउंट्स होते हैं जो जिनके अंदर जो रकूमात हैं वो एक मखसूस अरसे के लिए जमा करवाई जाती हैं। अगर इन पर बैंक्स जो हैं बाकायदा जो है वो सूद अदा करते हैं, वो माहाना भी हो सकता है, सहमाही भी हो सकता है और सालाना भी हो सकता है। लेकिन अगर जो खातेदार है, जो अकाउंट होल्डर है, इन खातों में से अगर अपनी रकम को निकलवाना चाहे तो फौरी तौर पे वो रकम को नहीं निकलवा सकता, बल्कि उसे जो है पेशगी जो है बैंक को पहले इतला देनी होती है। फिर बैंक उस पे एक उसको टाइम बता देता है, एक वक्त मुकर्रर कर देता है कि आपको इतने दिनों के बाद पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह के जो खाते होते हैं उनको टाइम डिपॉजिट्स या मियादी इमानतें कहा जाता है। इनको अगर शामिल कर लिया जाए M1 के अंदर तो ये M2 बन जाती है। जिसके बाद है M3। M3 जो है, अगर M2 के अंदर हम GS यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हुकूमती कफ़ालतों को जमा कर लें तो हमारी जो डेफिनेशन है ज़र की रसद की, वो M3 बन जाती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या हुकूमती कफ़ालतें क्या होती हैं? जब हुकूमत जो है अवाम से कर्ज़ा लेती है, अवाम से मुराद जब बैंकों से कर्ज़ा लेती है, और बैंकों के अंदर जो अमानतें होती हैं वो चूँकि अवाम की होती हैं, इसलिए हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जब हुकूमत अवाम से कर्ज़ा लेती है तो उसके बदले में जो ज़मानत जारी करती है उसको हुकूमती कफ़ालत कहा जाता है। ये जो हुकूमती कफ़ालत होती है, इसको जो बैंक्स होते हैं जिनके पास ये होती है, या दूसरे जो माली इदारे होते हैं जिनसे हुकूमत कर्ज़ा लेती है, वो इसको जब जी चाहें, जो सरमाए की मंडी होती है, कैपिटल मार्केट, जिसे हम पाकिस्तान में उसका नाम जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर जब जी चाहे इसको फ़रोख्त किया जा सकता है। तो ये अगर इसको भी हम शामिल कर लें ज़र की रसद में, तो ज़र की रसद की जो डेफिनेशन है वो M3 बन जाती है। जी, सवाल नंबर 9 है, बैंक से क्या मुराद है? जी, बैंक एक ऐसा माली इदारा होता है जो कर्ज़ों का कारोबार करता है, यानी एक तरफ आवाम से अमानतें वसूल करता है, जबकि दूसरी तरफ ज़रूरतमंदों को कर्ज़े जारी करता है। इनको बैंक कहा जाता है।
जी, इसके बाद सवाल नंबर 10, ज़र की तखमीनी तलब से क्या मुराद है? व्हाट इज़ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी? जी, ज़र की तखमीनी तलब हिस्स या बॉन्ड्स वगैरह के लिए की जाती है और ये शरह सूद का माकूस तफ़ाउल होती है। यानी अगर जब शरह सूद में इजाफ़ा होता है तो ज़र की तखमीनी तलब कम हो जाती है, और जब ज़र की जो शरह सूद है वो कम होती है तो ज़र की तखमीनी तलब में इजाफ़ा हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ज़र की तखमीनी तलब वाला, इसके लिए जो है ये डायग्राम भी आपने बनाना है। अगर ये सवाल आपको पेपर्स में आ जाता है तो आपने इसका जो है डायग्राम भी बनाना है। जी, तो ये हमारे 10 शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर जो हैं आज कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।